बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम प्रश्नोत्तर कंप्लीट करेंगे। बच्चों, आपकी एक ख्वाहिश होती है, बार बार आप लोग ये कहते हो कि मैम पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कराएं, तो मैं कोशिश करूँगी। आज मैंने ये सोचा है कि जैसे मैं पार्ट में आपके चैप्टर करवाती हूँ, जैसे फर्स्ट टू सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, कभी कभी एट भी पार्ट हो जाते हैं। जस्ट ऐसे ही, चूंकि प्रश्नोत्तरी 20, 30 या 40 मिनट के, उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, आपके पार्ट में प्रश्नोत्तर भी करूँगी, ठीक है, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निर्धनता, चूंकि हम पढ़ रहे थे, तो निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है, कैसे अनुमान लगाया जाता है कि ये व्यक्ति निर्धन है और एक धनी है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, सिर्फ आंसर लिखूंगी। आप बुक निकालें, उसके सामने देखें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है कि कुछ स्तर होते हैं, यानी निर्धनता आकलन के लिए एक सर्वमान्य विधि अपनाई गई है, जो सभी उसको अपनाते हैं। उसके लिए कुछ स्तर होते हैं, उन स्तरों को अगर वो पार कर लेते हैं, जैसे ये स्तर है, इस लेवल से अगर ऊपर है तो वो निर्धनता से ऊपर है, अगर इस लेवल से नीचे है तो वो निर्धनता से नीचे, ठीक है। ये पैमाना होता है, स्केल होता है, ठीक है। तो हम आज देखें क्या है, उस व्यक्ति को निर्धन माना जाता है। सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे उसमें कि सर्वमान विधि के अनुसार उपभोग स्तरों पर आधारित है, यानी निर्धनता रेखा आकलन की विधि क्या है, उपभोग स्तरों पर आधारित है, ठीक है। अभी मैं इसको कंप्लीट करा लूं, फिर आपको बात करती। आधारित है, ठीक है। और ये कैसे आधारित होती है, क्या क्या होता है इसमें। किसी व्यक्ति को तब निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय, किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय क्या होती है, या उपभोग स्तर, आय या उपभोग स्तर क्या होता है, किसी ऐसे स्तर से, है ना, किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए। निर्धनता रेखा आकलन की विधि उपभोग स्तरों पर आधारित है ना, और आधारित है ना। किसी को निर्धन जब माना जाता है जब उसकी आय या उपभोग स्तर जो है किसी न्यूनतम स्तर से कम हो, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति एक लेवल तय किया जाता है उससे नीचे है, जैसे हमने कहा कि प्रति व्यक्ति आय जो है 500 रुपये पर मंथ होना चाहिए, तो वो उससे अगर कम है तो गरीबी रेखा से नीचे है, वो है तो गरीब है, और उससे ऊपर है तो फिर वो गरीबी में नहीं आता, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, पासिंग मार्क्स होते हैं आपके यहाँ, पहले 33 होते थे, अब अलग कर दिए गए हैं। आपका ये असाइनमेंट भी चालू है, तो 80 का पेपर आएगा, तो समथिंग 27.5 इसमें आपको पासिंग मार्क्स माने जाएंगे। तो ऐसे ही अगर 33 पहले होता था, 33 नंबर से अगर नीचे आते हैं तो व्यक्ति फेल होता था, उससे ऊपर आते हैं तो वो पास माना जाता था। उसके अलावा फिर और लेवल तय किए थे ना, सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट है, A+, अब तो ABCD ग्रेडिंग दे दी गई है, A+A, है ना, ऐसे करके B+B, C+C, ऐसे करके। तो ये स्तर बनाए गए हैं ना, कितना स्तर उसने पार किया शिक्षा का। ऐसे ही निर्धनता का भी स्तर है कि अगर वो व्यक्ति उस न्यूनतम स्तर यानी 500 पर मंथ डिसाइड किया है और उससे नीचे है तो वो व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे है। साथ ही साथ कहा गया कुछ मापदंड, एक लिस्ट बनाई जाती है ना, सभी जगह लगभग वैसे ही होता है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर वो सारे मायने पूरे करता है, जैसे आपने देखा होगा कभी बीपीएल में नाम होते हैं बहुत से लोगों के, किसके होते हैं, तो वो एक लिस्ट होती है
जो हमारे बीपीएल में राशन कार्ड बनाते हैं वो देखते हैं आपके ये है ये है ये है, अगर उनमें से भी कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो गरीबों के पास नहीं होनी चाहिए, उससे मैच नहीं करती, तो फिर उनका कार्ड नहीं बनता है ना। तो हालांकि अपवाद बहुत सारे होते हैं, पर मैं एक्यूरेट जो चीज़ है सिद्धांत की बात कर रही हूँ, ठीक। तो ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति उसका आय या उसका उपभोग स्तर किसी न्यूनतम स्तर से कम हो, है ना, तो वो निर्धन माना जाएगा, ठीक। उसके अलावा और क्या देखते हैं, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय, भारत में, ये बड़ा क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय क्या होता है, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जो है किस चीज का ध्यान रखा जाता है, जीवन निर्वाह के लिए जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकताएं, है ना। जीवन निर्वाह के लिए जो है भारत में कैसे निर्धारण करते हैं कि जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, और उसके अलावा आप देखेंगे कपड़े, जूते, ईंधन, कपड़े, जूते, ईंधन, है ना, और उसके अलावा प्रकाश यानी बिजली है कि नहीं, ठीक है, और शैक्षणिक व्यवस्था, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताएं, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताएं, है ना, इनका ध्यान दिया जाता है, ठीक। आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। तो अगर हमारा क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाए कि निर्धनता रेखा का जो गरीबी रेखा है, निर्धनता रेखा का आकलन कैसे होता है, तो हम सीधा लिख देंगे कि निर्धनता रेखा आकलन की विधि उपभोग के स्तरों पर आधारित है। यदि किसी को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी न्यूनतम स्तर से कम हो, मिनिमम लेवल से नीचे हो, तो वो निर्धन माना जाता है, ठीक है। अब भारत की हम बात करें तो भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकताएं यानी खाना, भोजन, कपड़े, ठीक है, और जूते, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है कि उसके पास कपड़े हों, जूते हों, खाने के लिए वो हो, दवाइयों की आवश्यकता, शैक्षणिक व्यवस्था, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ है, और इसको और बड़ा कर सकते हैं। तो इसके साथ ही सेकंड वाला हम देखेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे वो क्या है। तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मैंने कहा क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगी, आंसर लिखाऊंगी। तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निर्धनता निर्धारण का जो हमारा वर्तमान तरीका है क्या वो सही है, ये पूछा गया है। तो इसको अगर देखें तो अलग अलग चीजें हैं, तो इसका आंसर मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि वर्तमान में जो चीजें उन्होंने लेवल तय किए हैं वो पर्याप्त नहीं है ना। जरूरी नहीं है कि किसी के पास खाना है तो वो गरीब नहीं है, उसके बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। एक मानव होने के नाते, मनुष्य होने के नाते उसके पास वो सारी चीजें होनी चाहिए जो सबके पास होती हैं, ठीक है। तो इसका मैं आंसर दूंगी कि निर्धनता निर्धारण का वर्तमान तरीका, निर्धनता निर्धारण का वर्तमान तरीका पूरी तरह सही नहीं है, गलत भी नहीं कह रही हूं इसको, आप भी ऐसे ही लिखें, पूरी तरह संतोषजनक नहीं है, संतोषजनक नहीं है ना। चाहे विश्व का हो, विश्व की बात नहीं कर रही हूँ मैं, भारत की बात कर रही हूँ, विश्व में भी
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी चीजें उसमें लाके की गई हैं कि गरीब सिर्फ वही नहीं है, सामाजिक अपवर्जन जैसी चीजें भी उसमें अब शामिल की जाने लगी हैं कि बहुत से लोग समाज के अन्य लोगों के साथ नहीं रह पाते, उनको झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए या अलग बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है ना। तो ये भी निर्धनता की उसमें ही आएगा। तो ये सामाजिक अपवर्जन और बहुत सारे ऐसे विचार शामिल किए जा रहे हैं। वर्तमान में एक चीज इसमें और शामिल करनी चाहिए मुझे लगता है, और आपकी पुस्तक में भी दिया गया है कि मानव निर्धनता में कुछ विद्वान लोग इस अवधारणा का मानव निर्धनता में विस्तार कर रहे हैं। कुछ विद्वान इस अवधारणा का, ये जो अवधारणा है उसमें मानव निर्धनता में विस्तार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यही होगा कि निर्धारण का जो तरीका है वो ठीक है पर पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। ये जो मापदंड दिए हैं केवल यही गरीबी को इंगित नहीं करते हैं, एक मानव होने के नाते और भी बहुत सारी सामाजिक समस्याओं का भी उनको सामना, न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक समस्याओं का भी उनको सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है ना। तो मानव निर्धनता वाली जो अवधारणा है, अब जो विद्वान है वो कह रहे हैं इसको लागू किया जाना चाहिए। जब भी आप आकलन करें तो मानव निर्धनता में इसका विस्तार होना चाहिए और आगे इसकी जो आकलन की विधि है उसमें और विस्तार होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ। हम थर्ड की तरफ बढ़ेंगे और तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। थर्ड क्वेश्चन है वो है कि 1973 के बाद के जो दशक हैं उनमें निर्धनता की प्रवृत्तियों पर चर्चा करनी है कि कैसी रही निर्धनता की स्थिति क्या थी। तो हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे कि निश्चित रूप से 73 से 93 तक जो ग्राफ है वो बहुत नीचे गिरा है ना। निर्धनता रेखा 80 के दशक के बाद भारत के साथ साथ सभी देशों में, चाहे वो बांग्लादेश हो, चीन हो, एक बूम आया है, उनकी अर्थव्यवस्था एकदम से तेजी से बढ़ी है। तो इसमें हम कहेंगे इसका आंसर होगा हमारा 1973 से 1993 तक दो दशकों में निर्धनता दर में कमी आई है, निर्धनता दर गिरी है या निर्धनता दर में क्या हुआ है, गिरावट हुई है, ठीक है, गिरावट हुई है, ठीक है। जो निर्धनता रेट है वो 73 से 93 के बीच में दो दशक में वो गिरी है नीचे, क्योंकि 81 के बाद बहुत उछाल आया है ना। 1980 के बाद चीन, भारत, पाकिस्तान है ना, बांग्लादेश आदि देशों में आर्थिक वृद्धि दर क्या हुआ, बढ़ी है, उनकी ग्रोथ रेट ना बढ़ी है, ठीक है। और हम बात करें यहाँ जहाँ 1994 में निर्धनता दर कितनी थी, 45% थी, वहीं 2004-5 में कितनी हो गई, 2004-5 में जाकर जो है 37.2% हो गई थी, 37.2% हो गई, ठीक है। और यही फिर और 2011-12 में है, 2011 से 12 में ये जो रेट थी इसमें करीब जो है 2.2 का गिरावट आई थी,
ठीक है, 11-12 में कितनी थी, 2.2% की गिरावट आई थी। ठीक है, गिरावट आई थी। और जो 2004-05 में 407 मिलियन लोग थे, निर्धनों की संख्या लोगों की अपन बात कर रहे हैं, 2004-05 में 407 है ना, 407 मिलियन 407 मिलियन से गिरकर कितनी हो गई थी, 407 से मिलियन से गिरकर 270 मिलियन है ना, ये बहुत अंतर आया, मिलियन रह गई थी। ठीक है, तो ये हम कहेंगे, अगर ओवरऑल कहें तो गिरावट आई, यानी पहले गरीबी ज्यादा थी और धीरे धीरे गरीबी अब कम हो रही है। लोगों की संख्या की अगर अपन बात करें पॉपुलेशन की, तो 2004 और 5 में 407 मिलियन व्यक्ति थे, जो बाद में गिरकर 270 मिलियन रह गए। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि 73 के बाद जो है गिरावट आई है। तो प्रवृत्तियों की चर्चा कर रहे हैं, तो गिरावट की प्रवृत्ति रही। सीधा सीधा अगर शॉर्ट में एक शब्दों में लिखना है तो क्या रहा, 73 के बाद जो है निर्धनता दर जो है उसमें गिरावट रही। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, मैं फिर यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा रही हूँ, आंसर लिखाती हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि निर्धनता रेखा में अंतर्राज्यीय असमानताएं बताइए। अंतर्राज्यीय मतलब एक राज्य की तुलना में दूसरे राज्य में निर्धनता दर में कितना अंतर है। तो हमारे कुछ जैसे विकसित राष्ट्र में नाम आते हैं ना, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका, अब तो इटली वगैरह, अब तो चाइना का भी आने लगा है, मतलब उसी क्रम में है वो। तो जैसे इनके नाम फटाक से आते हैं, विकसित राष्ट्रों की जब बात आती है तो हमारे सामने आता है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, है ना, ये सब, जर्मनी, जापान, ऐसे ही। और निर्धनों की बात जब आती है तो हम दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्र हैं, नाइजीरिया वगैरह हैं, इन सब के दिमाग में एक पिक्चर आ जाता है। भारत भी अभी उसी श्रेणी में, हालांकि उतनी स्थिति खराब नहीं है। तो ये सब चीजें जब आती हैं, ऐसे ही हमारे जो भारत है उसमें 28 स्टेट हैं। 28 स्टेट में सभी राज्यों में अलग अलग स्थिति है। कुछ विकसित राज्य हैं, जिस प्रकार से विकसित राष्ट्र होते हैं वैसे ही विकसित राज्य हैं, है ना। तो जो विकसित राज्य हैं उनमें हम देखेंगे आपका पंजाब है, हरियाणा है, केरल है ना, कर्नाटका है। आपके जितने भी अच्छे बड़े बड़े स्टेट हैं जो बहुत समृद्ध हैं, इनके बड़े बड़े नगर हैं। क्यों है वो? क्योंकि किसी ने तो कृषि में उन्नति की है। जैसे कि हरित क्रांति लाई गई थी, तो उसका प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब इधर ही ज्यादा रहा, है ना। और हम बात करें तो कुछ उसमें विकास में पिछड़ गए बहुत सारे राज्य, जो अलग अलग चीजें हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे, कुछ राज्य ऐसे हैं हमारे जो भारत की, अपन एक यहाँ देखते हैं, भारत की जो निर्धनता दर है ना, निर्धनता अनुपात, भारत का निर्धनता अनुपात, ठीक है, निर्धनता अनुपात क्या है, 22% है ना। औसत क्या मानते हैं, 22% भारत में गरीब लोग हैं, है ना। अब कुछ राज्यों का, यहाँ आगे बढ़ते हैं हम, कुछ राज्यों में यह अनुपात, ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय अनुपात है ना। भारत का निर्धनता अनुपात यानी राष्ट्रीय अनुपात, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगी यहाँ, राष्ट्रीय अनुपात, है ना, इससे आप समझ जाना। राष्ट्रीय अनुपात है 22%, है ना। और कुछ राज्यों में यह राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है, राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है, ठीक है। कहीं राष्ट्रीय अनुपात से कम है, राष्ट्रीय अनुपात से कम है। अब यहाँ थोड़ा समझने की बात है, ठीक है।
राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा होना यानी जो निर्धनता रेट है तो राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है, यानी 22 से ज्यादा है, अगर 25 है, 28 है, 30 है तो ये क्या ज्यादा गरीब निर्धन राज्य माने जाएंगे। और अगर राष्ट्रीय अनुपात से कम है, जैसे 22 से कम है, 20 है, 21 है, 19 है, 15 है, तो क्या होगा, वो कैसे राज्य माने जाएंगे, समृद्ध राज्य माने जाएंगे, कम निर्धन राज्य माने जाएंगे ना, समृद्ध राज्य, विकसित राज्य की हम बात करें वो, ठीक है। तो 22% जहाँ है वो तो राष्ट्रीय अनुपात के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन उससे अगर ज्यादा है तो क्या है, गरीब राष्ट्र माने जाएंगे। तो हम देखें यहाँ हमारे भारत के बिहार, ठीक है, बिहार का जो प्रतिशत है, मैं प्रतिशत के सहित लिख रही हूँ यहाँ पर, बिहार का जो प्रतिशत है वो है, बिहार और उड़ीसा दोनों का है ये, है ना, बिहार व उड़ीसा, इनका कितना है, बिहार और उड़ीसा का इनका है 33.7, ठीक है, सॉरी यहाँ एक तरफ से लिख देती हूँ मैं दोनों को अलग अलग, ठीक है। बिहार का है 33.7, ठीक है। उड़ीसा का है, उड़ीसा है 32 कुछ, है ना, 32.6%, ये प्रतिशत में है, यानी बिहार का जो निर्धनता अनुपात है वो 33.7, उड़ीसा का 32.6। अब आप देखो ये कितना ज्यादा है, करीब 11 ज्यादा है, 11% अधिक है ना। तो क्या होगा, ये ज्यादा निर्धन है, राष्ट्रीय अनुपात से भी ज्यादा निर्धनता की श्रेणी में ये राज्य आते हैं, ठीक है। और ये सर्वाधिक गरीब राज्य हैं, 32% के साथ यह भारत के सर्वाधिक गरीब राज्यों में आते हैं, ठीक है, सर्वाधिक गरीब राज्यों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि ये इतने गरीब हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें और भी हैं, अभी यही नहीं है, इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब इनकी नगरीय निर्धनता भी अधिक है, ठीक है, आते हैं। इसके साथ ही ये तो है ही सही, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश है, और क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में नगरीय निर्धनता भी अधिक है, ठीक है, नगरीय निर्धनता भी अधिक है। अब हम देखते हैं कि विकसित राष्ट्र कौन से हैं फिर, ठीक है। तो विकसित राष्ट्र की बात है, या कम गरीब जो राष्ट्र हैं उनकी हम बात करें, केरल, महाराष्ट्र, केरल, महाराष्ट्र, और आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के बाद है आपका तमिलनाडु, गुजरात, है ना। ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। गुजरात हो गया, पश्चिम बंगाल में निर्धनता में गिरावट है, निर्धनता में गिरावट आई है ना। इन राज्यों में जैसे कि महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है ना, इनमें क्या हुआ, निर्धनता रेट में गिरावट आई है, यानी राष्ट्रीय औसत 22% से कम है यहाँ निर्धनता, ठीक है, इनमें आई है। इसके अलावा हम बात करें कि हरियाणा, पंजाब जैसे जो राज्य हैं उन्होंने पारंपरिक रूप से कृषि में सुधार करके अपने आप को विकसित राज्य बनाया है ना। यहाँ जो गरीबी रेखा है उसकी रेट कम है राष्ट्रीय औसत से। इन राज्यों में जो मैंने यहाँ लिखे हैं, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा भी, वहाँ गरीबी रेखा का जो प्रतिशत है
वो 22% से कम है। तो ये अंतर्राज्यीय असमानताएं हैं, यानी सर्वाधिक गरीब राज्य जो है बिहार और उड़ीसा है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें भी राष्ट्रीय औसत से जो है निर्धनता रेखा में ज्यादा ग्राफ है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। आज मैं यही कराऊंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था, ठीक है, मैंने लिखना भूल गई। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था कि अंतर्राज्यीय असमानता है। ठीक, तो आज मैं इतना भी बनाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, आपको डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो नेक्स्ट उसका पार्ट हम अगला बनाएंगे, उसमें बाकी के जो आपके क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करवाऊंगी। अपने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इस बुक में वो है, वैसे तो 9 है, लेकिन 9 में भी उन्होंने 3 दिए हैं, है ना, निर्धनता रेखा, मानव निर्धनता रेखा, यानी कुल मिला के आपके 12 के समथिंग है। तो आज अपन 4 कंप्लीट किए, बाकी के अगले वाले स्टेप में, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ये वीडियो कैसा लगा, अब मैं आपको पूरे क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाए। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को।